हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन वर्सेस एक्सपेंडिचर मेड अपॉन, ये दोनों जो अलग अलग एक्सपेंडिचर्स हैं इन सब में फर्क क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविल सिंह राजपुरोहित और अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन वर्सेस एक्सपेंडिचर मेड अपॉन क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए, आपको पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग-अलग टाइप्स के फंड्स जो हैं, वो बताए गए हैं। अब ये फंड्स कौन-कौन से हैं? अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मेजर टाइप के जो है वो फंड आपको बताए गए हैं, जिनमें से पहला जो है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका ज़िक्र आपको आर्टिकल नंबर 266 में मिलेगा। वैसे ही दूसरा जो फंड है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आपको आर्टिकल नंबर 266 में ही अगेन मिलेगा। और तीसरा जो फंड है उसका नाम है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको आप आकस्मिक निधि भी कहते हो, जिसका जिक्र आपको आर्टिकल नंबर 267 में मिलेगा। अब इनमें से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का फंड है। इसको अगर आप इक्वेट करना चाहो तो आप अपने बैंक अकाउंट से इक्वेट कर सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में आने वाला जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द डे का ही होगा। तो गवर्नमेंट का ही अगर सारा का सारा पैसा होना है, तो जो भी पैसा आने वाला है, जो टैक्स के थ्रू आपका आने वाला है, नॉन टैक्स मीन्स के थ्रू आपका आने वाला है, ये सब आपका इसमें ही जाएगा। तो अगर आपको जो भी फाइनेंसेस आ रहे हैं वो यहाँ आएँगे, और अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं तो वो आपको सिर्फ़ इसी फंड से करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंड आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं कि इस फंड में से अगर ₹1 भी आपको निकालना है तो उसके पहले आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। इसलिए आप डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट के थ्रू लेकर के आते हो। ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो फंड है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है, इसमें पब्लिक का पैसा पड़ा है। जैसे आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया, ये पैसा गवर्नमेंट को गया तो है, इस पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट तो देगा, लेकिन कल नहीं तो परसों गवर्नमेंट को ये पैसा आपको वापस से लौटाना पड़ेगा। तो ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। इस पे इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए, इसमें से पैसे निकालने के लिए, मान लीजिए आप अगर कोई एक ब्रिज वगैरह बाँधना चाहते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बाँधना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको इसका पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना पड़ेगा, सीधा एग्ज़ीक्यूटिव ऑपरेशन से आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रेज़िडेंट के अंडर में हम लोग एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, जिसको हम आकस्मिक निधि भी कहते हैं। तो आई होप पहले ये 3 फंड्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब ये 3 फंड्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं, तो अगला जो टॉपिक है वो अब आप लोगों को क्लियर होगा, जो कि है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर एक्सपेंडिचर चार्ज्ड वर्सेस एक्सपेंडिचर मेड। ये 2 टर्म्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 112 जो कि है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हमारा संविधान कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उन्होंने बजट जो है वो लेकर के आना पड़ेगा। बजट ये शब्द कहीं पर भी हमने यूज़ नहीं किया है। तो क्या शब्द यूज़ किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हर साल जो है वो लेकर के आना पड़ेगा और प्रेज़िडेंट इसको कॉज़ करेगा। लेकिन ये बजट जब आप पेश कर रहे हो, तो उसमें आप कुछ डिमांड फॉर ग्रांट्स माँगोगे, आप कुछ पैसे माँगोगे, आप कुछ निधि माँगोगे। वो डिमांड को आप लोगों को सेपरेटली बताना पड़ेगा कि इनमें से एक्सपेंडिचर मेड अपॉन कौन-सा है और एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कौन-सा है। तो ये देखिए, आर्टिकल नंबर 112 क्लियरली सेकंड क्लॉज़ में कहता है, क्या कहता है? द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा क्या? 1 जो भी आप लोगों का एक्सपेंडिचर है, जो चार्ज्ड है अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर शब्द क्या आया है? चार्ज्ड अपॉन। और दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि जो भी सम आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर क्या होगा? मेड अपॉन होगा। ओके, तो आप लोगों को जो दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मेड अपॉन के लिए जो होगा। तो इस तरीके से आपके 2 जो है
वो इसमें क्लॉज़ेस में बताया कि आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कितना है, एक्सपेंडिचर मेड अपॉन कितना है। तो सवाल आता है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है? और कैसे हम डिटरमाइन करें कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड है या एक्सपेंडिचर मेड अपॉन है? आंसर इज़ उसको पता करने के लिए हमको एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा एक स्टूडेंट है हितेश सोनी, ये दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और वो वहाँ पर पढ़ रहा है। अब उसके भी खर्चे 2 टाइप के होंगे, ऑब्वियसली अभी वो स्टूडेंट है, इसलिए उसको पढ़ाई के लिए उसके पास जो पैसे होने चाहिए वो नहीं है, और वो पैसे कहाँ से मँगवाएगा? अपने घर से मँगवाएगा, अपने पापा से मँगवाएगा कि पापा इतना-इतना पैसा हमको भेज दीजिए करके। अब जब इनको ये वाला पैसा जब चाहिए, तो ये उनके एक्सपेंडिचर्स भी जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक होगा उनका कंपल्सरी एक्सपेंडिचर और दूसरा जो होगा वो होगा उनका एक ऑप्शनल एक्सपेंडिचर। कंपल्सरी एक्सपेंडिचर्स में जैसे कि हम बात करें, रूम का रेंट है, जहाँ रह रहे हो वहाँ का रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। फूड है, ₹5000 लगभग महीने के फूड के लग जाते होंगे। लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो, इसके एक्सपेंसेस लगभग 3000 के करीब में। या फिर आप कुछ बुक्स खरीद रहे हो, नोट्स खरीद रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अगेन प्रिंटेड पेपर्स आप खरीद रहे हो। इन सब का खर्चा अगर आप टोटल मिला लो तो लगभग ₹20,000 का हितेश का खर्चा हो ही जाता है। दूसरी बात है कि हितेश जो है वो और भी कुछ खर्चे करना चाहता है, जैसे कि थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करने के लिए वो मूवी देखना चाहता है, उसके लिए वो ₹2000 एक्स्ट्रा चाहता है। उसको नए शूज़ जो है वो स्केचर्स के पसंद आए हैं, वो कह रहा है पापा हमको शूज़ चाहिए। इसी के साथ में उसको लग रहा है कि भई पढ़ाई करने के लिए आईपैड ज़रूरी है, तो वो एक 40,000 का आईपैड भी लेना चाहता है और इसी के साथ में उसको लगता है कि कहीं-कहीं हम थोड़ा घूम कर के भी आ जाएँ, तो उसके लिए ₹2000 और चाहता है। अब देखिए ये जो टोटल खर्चा है 20,000 का, ये एक कंपल्सरी खर्चा है, जिसमें अगर वो अपने पिताजी से, माताजी से जब माँगेगा, तो उनके पिताजी और माताजी इस खर्चे को मना नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ दिस इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल अमाउंट व्हिच विल बी नीडेड फॉर हिम टू स्टडी इन दिल्ली। अगर दिल्ली में उनको पढ़ना है, तो ये अमाउंट उनको लगेगा ही, अदरवाइज़ आप इसमें कट शॉर्ट कहाँ करोगे? लाइब्रेरी नहीं जा रहे हो तो नहीं, खाना नहीं, रेंट नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 20,000 जो है, इस पर इनके पापा या मम्मी का कोई से नहीं है। दे जस्ट कैनॉट वोट ऑन दिस, वो कुछ नहीं कह सकते। आपको बस माँगा है, तो हमको देना ही पड़ेगा। तो जो कंपल्सरीली मदर एंड फादर को जो पैसा देना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन, सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन। इसमें बिल्कुल भी हितेश के माता-पिता वोट नहीं कर सकते कि नहीं, मैं तुम जो है ये नहीं लोगे, वो नहीं लोगे। जबकि यही ऑप्शनल एक्सपेंडिचर में हितेश के माता-पिता कह सकते हैं या पेरेंट्स कह सकते हैं कि अरे भाई मूवी मत देखो, पढ़ाई का समय है। दूसरी बात, आईपैड अभी क्यों लेना है आपको? आपके पास में ऑलरेडी लैपटॉप है, तो फिर ₹40,000 और हम क्यों डालें? तो इधर में उनके पेरेंट्स जो है उनका से रहेगा कि नहीं आप जो है इसको नहीं ले। इसमें से आप इस चीज़ को नहीं ले, इसमें से आप जो है मे बी अभी ज़्यादा घूमो-फिरो मत। मैं तुमको शूज़ चाहिए, शूज़ के पैसे आपको दे दूँगा। बट ये वाले खर्चे 40,000 का ये बिना फालतू का खर्चा मत करो। लगभग आप जो है देखोगे तो 47 48 49,000 का 50,000 का लगभग खर्चा एक्स्ट्रा माँग रहा था। उसमें से हितेश के पेरेंट्स ने कह दिया कि आईपैड लेने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनको राइट टू वोट है। वो वोट करते हैं, वो बताते हैं कि भई तुम इस खर्चे को नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 112 क्लियरली कहता है आप चार्ज्ड अपॉन, मेड अपॉन का डिस्टिंक्शन हमको करके दो। आगे ये भी कहता है कि जो चार्ज्ड अपॉन फंड होंगे, वो कंपल्सरी फंड होंगे, उन पर पार्लियामेंट को वोटिंग का हक नहीं होगा। वो सिर्फ़ आपको पता है कि हाँ भई इतना खर्चा होने वाला है, इतने पैसे आप हमको चुपचाप दे दीजिए। और जो एक्सपेंडिचर मेड अपॉन होते हैं, उनमें पार्लियामेंट को वोटिंग का हक मिलता है। यही मेजर फ़र्क है। आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंडिचर मेड अपॉन एंड चार्ज्ड अपॉन में जो है वो क्या फ़र्क होता है। अब हम लोग आगे की लिस्ट देखते हैं, वही अगर हम आर्टिकल 112 को अगर उसका पूरा और ज़ूम करके अगर हम देखें तो उसमें बताया हुआ है कि कौन-कौन से जो है चीज़ें जिसमें आपको एक्सपेंडिचर जो है मतलब अगेन वो कंपल्सरीली कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया भी है कि कौन से खर्चों पर वोट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब खर्चे ऑटोमैटिकली आप उस पे वोट कर सकते हो, बट इन खर्चों पर आपको वोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल ही जाएँगे। अब एज़ अ थंब रूल अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन से ऐसे खर्चे होंगे जिसमें आप लोगों को जो है वो वोट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। सीधी-सी बात है, जिन भी बॉडीज़ का आप लोग इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहते हो, कौन-सी ऐसी बॉडीज़ हैं? आप लोग अगर इन बॉडीज़ का नाम देखो, तो यूपीएससी जैसी बॉडी है कि आप चाहते हो कि इन बॉडी का हमेशा इंडिपेंडेंस रहे।
इनको कभी पैसे माँगने ना पड़े। इनको जितना खर्चा करना है उतना करे और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो है भई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए कि इनका खर्चा बिल्कुल आप वोट नहीं कर सकते। आपने माँगा उतना पैसा आपको मिलना चाहिए। ऐसे ही आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग जो है, जो लोकसभा में पाए जाने वाले हमारे स्पीकर या उनके ही अंडर में जो है हमारे डेप्यूटी स्पीकर हैं, उनका जो खर्चा होगा, वो भी आपका उनका भी ऑफिस आप इंडिपेंडेंट मेंटेन करना चाहते हो, इम्पार्शियल इंडिपेंडेंसी, वो हो गए। वैसे ही राज्यसभा की बात हो गई, तो उसमें भी आपके चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। इसी के साथ में प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, उसमें भी आप लोग चाहते हो कि इंडिपेंडेंट हो। भई आपको आपकी सैलरी पूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, अगर इसकी चिंता हो, तो आप इंडिपेंडेंटली कभी डिसीजन नहीं ले सकते हो। इसलिए हम लोगों ने जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि कौन-कौन से खर्चे हमारे चार्ज्ड होंगे और कौन-कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि देखो इसका एक्सपेंडिचर जो है वो ऑटोमैटिकली चार्ज्ड होगा, मतलब इस पर कोई वोटिंग अलाउड नहीं है, आपको पूरे पैसे देने हैं। कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है। इसी के साथ में अगर हम लोग देखें कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेट लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उस उधार की चुकाई प्लस उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट आने वाला है, उसकी भी चुकाई का पैसा कोई वोट नहीं होगा। जितना है उतना आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या फिर अगेन आपके दूसरे कोई फेडरल कोर्ट के जजेस हो गए। तो अब देखो हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हो गए उनकी सैलरी, उनको जो अलाउंस मिलना है, भत्ता मिलना है और प्लस उनकी पेंशन, ये भी आपका क्या है? चार्ज्ड अपॉन है, उसपे वोटिंग नहीं होगी। मज़े की बात है कि जो फेडरल कोर्ट्स का मतलब हो गए हमारे जो फेडरल कोर्ट जो पहले हुआ करते थे, अभी तो हम लोग हमारे जो हाई कोर्ट्स होते हैं, तो हाई कोर्ट्स जो हैं, उनका एक्सपेंडिचर चार्ज जो है वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर होगा, लेकिन इनका जो पेंशन है, वो यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होगा। तो सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस का पेंशन ही इस पर जो है वो आपका चार्ज होता है, बाकी सब यू स्टेट के फंड में होगा। बाकी और कोई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनका कोई खर्चा है और कोई जजमेंट वगैरह आपको सैटिस्फाई करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, डिक्री है, अवार्ड है, उन सब के लिए और पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना करके और भी किसी भी खर्चे को इस तरीके से कंपल्सरी खर्चा बता सकती है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन-कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जो चार्ज्ड अपॉन हैं और मेड अपॉन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस तरीके से आप चाहते हैं कि हम और वीडियोज़ बनाएँ, आप बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे अन्य वीडियोज़ में। दिस इज़ अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।